हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर है, जो क्लास 6 का है और चैप्टर 9 का पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में हम लोग यानी कि इस वीडियो में हम लोग लोहे के औजार कब से बनना स्टार्ट हुआ और कृषि के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें बनवाए गए तथा उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कितने प्रकार के लोग रहते थे, इन लोगों को तमिल क्षेत्र में क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक का क्या काम होता था, गृहपति किसे कहते थे, दास कर्मकार और संगम साहित्य तथा और भी कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो अनलाइक जरूर करें और अनलाइक का रीज़न कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि उस गलती को मैं सुधार सकूं जिसके कारण मुझे अनलाइक मिला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। तो इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है लोहे के औजार और खेती। फर्स्ट पॉइंट है, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ था, तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। आप लोग अगर चैप्टर 5 क्या बताती है किताबें और कब्रें अगर देखे हैं तो उसमें हम लोगों ने लोहे के औजार के बारे में तथा महापाषाण कब्रों के बारे में डिटेल्स में पढ़े थे। तो लोहे के औजार लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ। सेकेंड पॉइंट है, लोहे के हथियार और औजार बड़ी संख्या में महापाषाण कब्रों में लगभग 3000 साल पहले मिले। तो लोहे के हथियार और औजार सबसे ज़्यादा कहाँ मिले हैं, तो महापाषाण कब्रों में सबसे ज़्यादा मिले हैं। और चैप्टर 5 में क्या बताती है किताबें और कब्रें, उसमें हम लोगों ने महापाषाण कब्रों के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। और उसी महापाषाण कब्रों से सबसे ज़्यादा लोहे के हथियार और औजार भी बड़ी संख्या में मिले हैं। नेक्स्ट है, करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ था और 2500 साल पहले लोहे के औजार का उपयोग बढ़ना स्टार्ट हुआ था, यानी कि 500 साल के बाद ये काफ़ी बढ़ना स्टार्ट हुआ था और लगभग 600 BC तक यह हमारे भारत में भी आ चुका था। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। ऑप्शन में दिया जा सकता है घोड़े के बिना, संपत्ति के बिना तथा नगर के बिना। तो उस समय आप कंफ्यूज कर जाएंगे। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बना रहना मुश्किल था, क्योंकि जब तक समृद्ध गांव नहीं होगा तब तक राजा और उनके राज्य ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे। राजाओं को शक्तिशाली बनने के लिए गांवों का समृद्ध होना जरूरी था, इसलिए समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। नेक्स्ट है, कृषि के विकास के लिए नए औजार, रोपाई तथा सिंचाई काफ़ी उपयोगी साबित हुई तथा सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यहाँ प्रश्न बनता है कि कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी उपयोगी साबित हुई, तो औजार, रोपाई तथा सिंचाई, ये तीनों चीज़ें कृषि के विकास के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई, क्योंकि बिना औजार के वो ज़मीन की खुदाई नहीं कर सकते थे और रोपाई करके वो फसल उपजाते थे और सिंचाई के द्वारा भी वो अच्छी फसल उपजाते थे। इसलिए ये तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कृषि के विकास के लिए औजार, रोपाई तथा सिंचाई काफ़ी उपयोगी साबित हुई तथा सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंचाई के लिए क्या क्या चीज़ बनाए गए, तो नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय।
नेक्स्ट एक नोट है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कितने प्रकार के लोग रहते थे? तो 3 प्रकार के लोग रहते थे, भूस्वामी, साधारण हलवाहा और भूमिहीन मजदूर। ये 3 प्रकार के लोग उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में रहते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कितने प्रकार के लोग रहते हैं और कौन कौन? तो 3 प्रकार के लोग रहते हैं, और पहला जो है भूस्वामी, दूसरा है साधारण हलवाहा और तीसरा है भूमिहीन मजदूर। नेक्स्ट एक नोट है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला, साधारण हलवाहों को उनवाड़ तथा भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियार और अदिमई कहा जाता था। तो जो उपमहाद्वीप के उत्तर और दक्षिण में जो 3 प्रकार के लोग रहते थे, वो भूस्वामी, साधारण हलवाहा और भूमिहीन मजदूर, इन तीनों को तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को बेलल्ला, साधारण हलवाहों को उनवाड़ और भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियार और अदिमई कहा जाता था। तो आप लोग इन तीनों के नाम याद कर जाइएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस सबको याद कर जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक किसे कहते थे? तो देश के उत्तरी हिस्सों में गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो देश के उत्तरी हिस्से की बात कह रहा है यहाँ पे। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है कि देश के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के गांव में 3 प्रकार के लोग रहते थे। अब यहाँ जो उत्तरी हिस्सों में जो गांव का जो प्रधान होता था उसे ही ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट है, यह पद आनुवांशिक था। तो ग्राम भोजक से संबंधित यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट लिखे, ये 6 पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है ग्राम भोजक से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाए कि ग्राम भोजक से संबंधित इनमें से कौन सी बातें गलत है या सही है। मैं जो 6 पॉइंट लिखी हूँ, 6 पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो जो ग्राम भोजक का पद था वो आनुवांशिक था। नेक्स्ट है, ग्राम भोजक के पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वही ग्राम भोजक के पद पे होता था। नेक्स्ट है, इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम करते थे। तो जो ग्राम भोजक होता था उसके जमीन पर कौन कौन काम करता था? तो दास और मजदूर काम करता था। नेक्स्ट है, प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, देश के उत्तरी हिस्सों में राजा कर वसूलने का काम किसे देते थे? तो ग्राम भोजक को कर वसूलने का काम देते थे। क्यों? क्योंकि जो वो ग्राम भोजक था वो काफी प्रभावशाली था, यानी कि वो बड़ा भूस्वामी था, जिसके कारण उसे राजा भी कर वसूलने का काम देते थे। नेक्स्ट है, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश के उत्तरी हिस्सों में कौन न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम करते थे? तो ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक से संबंधित ये 6 पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गृहपति। तो गृहपति किसे कहते हैं? तो ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। तो ग्राम भोजक जो होता था वो देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति होता था और वो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। लेकिन ग्राम भोजक के अलावा जो अन्य स्वतंत्र कृषक थे वही गृहपति कहा जाता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश के उत्तरी हिस्सों में स्वतंत्र कृषक को क्या कहा जाता था? तो जो गृहपति होता था उसे स्वतंत्र कृषक कहा जाता था। ये ज्यादातर छोटे किसान होते थे। तो जो ग्राम भोजक होता था वो बड़े किसान होते थे और जो गृहपति होता था वो छोटे किसान होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है दास कर्मकार। तो ऐसे स्त्री पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, इन्हें ही दास कर्मकार कहा जाता था। तो दास कर्मकार के पास जमीन नहीं होती थी और वो दूसरों की जमीन पे काम करके अपनी जीविका चलाते थे, उसे ही दास कर्मकार कहा जाता था। अब यहाँ दास कर्मकार में ये आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि वो पूरी तरह ही दास बन गया था। वो दास नहीं बना था, वो दूसरे की जमीन पे काम करके अपनी जीविका चलाता था। नेक्स्ट टॉपिक है संगम साहित्य। तो
तो संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। तो संगम साहित्य की रचना कितने सौ साल पहले हुई है? तो 2300 साल पहले। हम लोगों ने ऋग्वेद की रचना के बारे में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे संगम साहित्य की रचना के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि 2300 साल पहले संगम साहित्य की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। तो संगम क्यों कहा जाता है संगम साहित्य को? क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संगम साहित्य का संकलन कहाँ किया जाता था? तो मदुरई के कवियों के सम्मेलन में संगम साहित्य का संकलन किया जाता था। नेक्स्ट है, गांव में रहने वाले तमिल नामों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। तो हम लोगों ने अभी गांव में रहने वाले 3 तमिल नामों के बारे में पढ़ा था कि भूस्वामियों तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला कहा जाता था, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियार और अधिमई कहा जाता था। वही तीनों तमिल नामों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गाँव में रहने वाले तमिल नामों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो संगम साहित्य में मिलता है। जातक ग्रंथ का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। इस ग्रंथ में एक निर्धन की धनी बनने की कहानी है। तो जातक ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जातक ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने किया। और इस जातक ग्रंथ में एक निर्धन की धनी बनने की कहानी है। किस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है, उसकी कहानी जातक ग्रंथ में दिया गया है। और आपके बुक में भी इसकी कहानी दिया हुआ है। एक जो गरीब युवक था, उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था, और उसने उस चूहों को एक सिक्के में, यानी कि एक ही सिक्के में भोजनालय वाले बिल्ली से बेच दिया। और एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत जोरों की आंधी आई, और उस आंधी में राजा के बगीचे से टहनियाँ और पत्ता नीचे गिर गया। माली जो था उसे साफ करने की बात से काफ़ी परेशान हो गया। तो उस गरीब युवक ने आके उस माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते तुम मुझे दे दोगे तो वो बगीचे की सफाई कर देगा। तो उसकी बात सुन के माली जो है तुरंत उसकी बात मान जाता है। अब युवक क्या करता है कि उसके पास जो भी बच्चे खेल रहे होते हैं उसको इकट्ठा कर लेता है, और प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन बच्चों को एक एक मिठाई मिलेगी ऐसा कहता है। और देखते ही देखते सारे बच्चे मिलकर एक एक तिनका चुनकर गेट के पास लगा देता है। और रास्ते से राजा का कुम्हार जो है बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में वहां से गुजरता है कि वो पूरे ढेर को खरीद लेता है। और उस युवक के पास में कुछ और पैसे हो जाते हैं। एक पैसा होता है कि वो मरे हुए चूहे को बेचता है, उससे कुछ पैसे हो जाता है। दूसरा वो टहनी और पत्ते को बेचता है, उससे उसको पैसे हो जाते हैं। अब वो युवक एक और योजना बनाता है कि वो क्या करता है कि वो एक बड़े बर्तन में पानी को भरकर नगर के द्वार पे जाता है, और वहाँ पे 500 व्यक्ति घास काट रहे होते हैं। उन 500 व्यक्ति को वो पानी पिलाता है। तो वो लोग पानी पीने वाला जो व्यक्ति था वो उस युवक से खुश होकर कहता है कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो वह युवक कहता है कि मैं आपको समय आने पे बताऊंगा। वह युवक अपनी दोस्ती एक व्यापारी से कर लेता है, और एक दिन उस व्यापारी ने उस युवक से बताया कि कल एक घोड़े की व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। अब ये युवक क्या हुआ कि युवक जो था जिसे पानी पिलाया था उसे जाकर कहता है कि तुम सब लोग घास की गट्ठर मुझे दे दो, और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मेरी घास बिक न जाए। और जब घोड़े का व्यापारी आता है तो उसे एक भी घास नहीं मिलता है, तो वो युवक से ही घास खरीदता है, और वो भी 1000 सिक्के में वो घास खरीद लेता है। तो आप लोग
तो आप लोग देखें कि किस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति धीरे धीरे एक एक सिक्के से वो 1000 सिक्के बना लेता है। तो किस प्रकार ये कहानी में सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। तो यही एक निर्धन की धनी बनने की कहानी इस जातक ग्रंथ में लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वलयकूप। फर्स्ट पॉइंट है वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वलयकूप किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ध्यान दीजिएगा, गुसलखाने, नाली और कूड़ेदान ये तीनों के लिए वलयकूप प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट है वलयकूप दिल्ली में मिला है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वलयकूप कहाँ से मिला है। तो वलयकूप दिल्ली में मिला है। और नेक्स्ट है प्राय वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। तो सभी घरों में वलयकूप नहीं होते थे, प्राय घरों में वलयकूप होते थे। वलयकूप जो होता था वो एक प्रकार का नाली होता था, यानी कि जल निकास की व्यवस्था भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कि जल निकास की व्यवस्था ये होती। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी गाजा। तो वेरी गाजा क्या है और ये कहाँ पे है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो भरूच का यूनानी नाम वेरी गाजा था। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेरी गाजा किसका यूनानी नाम था। तो भरूच का यूनानी नाम वेरी गाजा था। नेक्स्ट है वेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो बेरी गाजा में किस चीज़ का आयात होता था। तो शराब का, तांबा का, टीन, शीशा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के, इन सभी चीज़ों का आयात होता था। कहाँ पे। तो बेरी गाजा में। ये सभी के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यहाँ से मतलब कि भारत से ये सभी चीज़ें निर्यात किए जाते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेरी गाजा में भारत से यानी कि उपमहाद्वीप से क्या चीज़ निर्यात किए जाते थे। तो हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र, इन सभी के नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है राजा के लिए व्यापारी चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े उपहार लाते थे। तो जो बेरी गाजा के जो व्यापारी थे वो राजा के लिए चांदी के बर्तन लाते थे, गायक किशोर लाते थे, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े उपहार में लाते थे। नेक्स्ट एक नोट है, प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा पता चलता है। एक अज्ञात यूनानी नाविक जिन पत्तनों पर गया उन सभी के बारे में लिखा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी किसके विवरणों से मिलता है। तो नाविकों और यात्रियों के विवरणों से मिलता है। और एक अज्ञात यूनानी नाविक जिन पत्तनों पर गया उन सभी के बारे में लिखा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनेक पत्तनों का विवरण किसने लिखा। तो एक अज्ञात यूनानी नाविकों ने। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक अज्ञात नाविक जिसने जिन पत्तनों पर गया उन पत्तनों के बारे में लिखा, वो कहाँ का रहने वाला था। तो वो यूनान का रहने वाला था। आपसे किसी भी प्रकार प्रश्न सीटेट में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर में, जिसको हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।